स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप सबको भी डर से भरी रोमांचक कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अभिमन्यु ने अब अगले शख्स के घर जाने का फैसला किया, यानी कि मारा गया तीसरा व्यक्ति भैरवनाथ। भैरवनाथ के घर में अभिमन्यु उसके परिवार से मिला। परिवार में भैरवनाथ के 2 बेटे और उनकी बहुएं मौजूद थीं। साथ ही भैरवनाथ की बीवी भी थी, जो काफ़ी बुजुर्ग और बिस्तर पर लेटी हुई थी। अभिमन्यु अपना परिचय देते हुए बोला, मैं यहाँ हुई हत्याओं की तफ्तीश करने आया हूँ। परिवार वाले ये सुनकर कुछ परेशान से हो गए और भैरवनाथ के बड़े बेटे और अपनी पत्नी और छोटी बहू को अंदर ले जाने का इशारा किया। तुरंत ही दोनों अंदर चली गईं। उनके जाने के बाद बड़ा बेटा बोला, जी बोलिए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? अभिमन्यु बोला, क्या भैरवनाथ जी की किसी से दुश्मनी थी? बड़े बेटे ने नाम में सिर हिला दिया। अभिमन्यु ने फिर पूछा, भैरवनाथ जी की हत्या कौन करना चाहेगा, अब वो भी इतने भयानक तरीके से? क्या आपको किसी पर शक है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था? बड़ा बेटा बोला, ऐसी कोई बात नहीं, गांव में सब उनकी बहुत इज्जत करते थे, दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं उठता। अभिमन्यु एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, अच्छा ये बताइए, कत्ल के दिन भैरवनाथ जी क्या कर रहे थे? बड़ा बेटा बोला, पिताजी किसी सरकारी काम से बलिया गए थे और लौटते हुए उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। हमें लगा कि रात को बलिया में ही रुकेंगे, क्योंकि 9 बजे के बाद सफ़र करना खतरनाक था। अभिमन्यु अब तक समझ गया था कि सारे गांव वालों को यही डर खाया जा रहा था। तभी भैरवनाथ का छोटा बेटा अगले दिन सुबह 6 बजे हमें बुरी खबर मिली। जब हम वहां पहुंचे तो देखा, छोटा बेटा बोलते बोलते रुक गया, जैसे वो भयानक दृश्य फिर से दिख गया हो। अभिमन्यु ने फिर से सवाल करते हुए पूछा, क्या देखा आपने? छोटा बेटा कुछ नहीं कह पाया। तभी बड़ा बेटा बोला, पिताजी की लाश एक साड़ी में लिपटी हुई बरगद के पेड़ के नीचे मिली थी और पास ही कुछ अजीब सी चीज़ें भी पड़ी थीं। अभिमन्यु चौंक कर बोला, अजीब सी चीज़ें मतलब? बड़ा बेटा बोला, कुछ तंत्र मंत्र की चीज़ें, नींबू, सिंदूर और चूड़ी। अभिमन्यु को कुछ समझ में नहीं आया। उसने फिर पूछा, आपने कहा कि भैरवनाथ जी बलिया गए थे सरकारी काम से। अगर उनको पता था कि 9 बजे के बाद बलिया से सफ़र करना खतरनाक साबित हो सकता है, तो फिर भैरवनाथ जी वहाँ उस बरगद के पेड़ के पास कैसे पहुँचे और वहाँ क्या कर रहे थे? इस बात का जवाब दोनों बेटों के पास नहीं था। वो इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए बोला, अजीब बात है, पर आपके पिता की लाश साड़ी में क्यों लिपटी हुई थी? और वो तंत्र मंत्र की चीज़ें क्या मतलब हो सकता है? अचानक बिस्तर पर लेटी भैरवनाथ की बीवी एक गहरी आवाज़ में बोल उठी, ये उस डायन का ही काम है, वो किसी को नहीं बख्शेगी। वो फिर से जाग उठी है और उसका भूखा प्रेत चारों तरफ घूम रहा है। दोनों बेटे ये बात सुनकर सहम से गए और थोड़ी देर के लिए वहाँ से भयावह सन्नाटा सा छा गया। कुछ देर बाद बड़ा बेटा धीरे से अभिमन्यु को बोला, साहब मेरी बात मानो, इस जांच को आगे मत बढ़ाओ, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अभिमन्यु वहाँ से निकल गया। उसके कानों में भैरवनाथ की बीवी की चेतावनी भरी आवाज़ गूंज रही थी, डायन किसी को नहीं बख्शेगी, सबको मार देगी। अभिमन्यु ये सोच रहा था, अगर डायन असल में है तो वो उन आदमियों को क्यों मारना चाहती है? उसे इससे क्या मिलेगा? तभी अभिमन्यु का फ़ोन बज उठा। उसकी माँ सरला देवी फ़ोन कर रही थी। उसने कॉल रिसीव की। उधर से उसकी माँ शिकायत करते हुए बोली, तुमने कहा था कि तुम रोज़ फ़ोन करोगे, पूरे 2 दिन हो गए हैं चकिया गए हुए, अब तक तुम्हारा कोई फ़ोन नहीं आया। अभिमन्यु थोड़ा खींचते हुए बोला, अम्मा बहुत काम है यहाँ, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा फ़ोन करने का। सरला देवी बोली, अच्छा बेटा थोड़ा सतर्क रहना, मैंने सुना है उस गांव में किसी डायन का साया है, जब से ये पता चला है मेरी जान इधर उधर अटकी रहती है।
ये सुन अभिमन्यु और ज़्यादा चिढ़ते हुए बोला, अब अम्मा आप भी वो डायन वायन की बकवास बातें ना करें। अरे कोई डायन नहीं है यहाँ, सब लोगों का भ्रम है। मान के बैठे हैं कि ये सब डायन कर रही है। उधर से सरला देवी चिंतित लहजे में बोली, अरे भ्रम नहीं बेटा, सच है। तू इन सब चीज़ों को नहीं मानता है तो उसका मतलब ये तो नहीं ये सब चीज़ें नहीं हैं। देख मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है तेरी, जल्दी से घर लौट आ। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी जगह काम करने की जहाँ डायन चुड़ैल के साए घूमते हों। अभिमन्यु उनको समझाते हुए बोला, देखो अम्मा, अब लौटूंगा तो इस केस को सुलझा कर ही लौटूंगा और उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा, तो आप ये फिजूल की चिंता करना छोड़ दो। ये हाँ सब ठीक है। सरला देवी जल्दी से उसकी बातों को काटते हुए बोली, बेटा टाइम ही तो नहीं है, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, उसे मना करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बड़े ख़ानदानी लोग हैं। अभिमन्यु ये बात सुनते ही चिढ़कर बोला, आपको कितनी बार कहा है, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लीज़ रिश्ते ढूंढना बंद कर दीजिए। सरला देवी गुस्से में बोली, कब तक कुंवारे रहोगे, मैं भी चाहती हूँ तुम्हारा घर बसे, तुम्हारे बच्चे हों। अभिमन्यु रूखे स्वर में बोला, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा माँ। सरला देवी बोली, एक साल पहले जो हुआ उसे भूल क्यों नहीं जाता, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़। ये सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर तनाव आ गया। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। चाहे वो चाह कर भी ये बात नहीं भूल सकता था। एक साल पहले प्रीति ने ऐसा किया था जिसकी वजह से अभिमन्यु को दिल को एक गहरी चोट लगी थी, और जब भी कोई उसके बारे में बात करता था अभिमन्यु का मन और ख़राब हो जाता था। आखिर ऐसा क्या कर दिया था प्रीति ने, अभिमन्यु वो बात नहीं भूल पाया। क्या अभिमन्यु गाँव में हो रही हत्याओं के पीछे का सच जान पाएगा? कौन होने वाला है डायन का अगला शिकार? अभिमन्यु विक्टिम के परिवार वालों से मिलने गया था, लेकिन कोई भी सच बताने को तैयार नहीं था। भैरवनाथ के बड़े बेटे ने अभिमन्यु को सलाह दी कि वो इस जांच को और आगे ना बढ़ाए, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। भैरवनाथ की बीवी ने अभिमन्यु को चेताया कि डायन जाग चुकी है और वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन अभिमन्यु कहाँ इन सब बातों पे भरोसा करने वाला था। वो वहाँ से लौटा तो उसकी माँ का कॉल आ गया और वो भी उसे चकिया गांव की डायन का डर बताने लगी। माँ की शादी की बात को लेकर अभिमन्यु बहुत चिढ़ गया, क्योंकि वो अभी तक उस घटना को भूल नहीं पाया था। एक साल पहले हुई घटना को याद कर अभिमन्यु अभी बहुत परेशान था। वो जब भी उस घटना के बारे में सोचता था उसका सिर चकराने लगता था। वो चलते चलते काफ़ी दूर निकल आया था, तभी उसके सामने एक साफ़ सुथरी बड़ी अच्छी सी इमारत दिखी। वो उस इमारत के पास गया तो देखा कि एक स्कूल की बिल्डिंग है जो बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई थी। अभिमन्यु को उस स्कूल की बिल्डिंग बड़ी अच्छी लगी और उसने अंदर जाने का सोचा। स्कूल में घुसते ही उसे एक खूबसूरत बगीचा और दीवार पर बनी बहुत सुंदर पेंटिंग्स दिखाई दी। वो पास जाकर उन पेंटिंग्स की तस्वीर अपने मोबाइल पर खींचने लगा। अभिमन्यु को बिल्कुल भी ये एहसास नहीं था कि उसके पीछे कोई था जो उसे देख रहा था। कुछ देर में वो साया अभिमन्यु के और करीब आ गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे अभिमन्यु पर कोई हमला होगा। तभी अचानक से अभिमन्यु के कान में एक अनजान सी आवाज़ गूंजी, ये पेंटिंग्स ही हैं, इतनी खूबसूरत की कोई तस्वीर लिए बिना रह नहीं सकता। अभिमन्यु चौंक कर पीछे मोड़ा तो सामने स्कूल का वॉचमैन खड़ा था। अभिमन्यु हड़बड़ाहट में बोला, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अभिमन्यु फिर पेंटिंग्स की तरफ मुड़कर बोला, ये किसकी कलाकारी का कमाल है। वो वॉचमैन गर्ड से बोला, ये सब हमारी मास्टरनी प्रीति जी का काम है, उन्होंने ही बनाई है। अभिमन्यु ने ये सुनकर दंग रह गया। वॉचमैन फिर बोला, आपको पता है साहब, पहले ये स्कूल एक खंडर था, एक भी बच्चा आसपास दिखाई नहीं देता था, लेकिन जब से प्रीति मैडम आई हैं स्कूल में रंगत आ गई है। ये बगीचा, ये पेंटिंग सब उनकी मेहनत कमाल है। अभिमन्यु ने पूरे स्कूल पर नज़र घुमाई और बगीचे तरफ चल पड़ा। वॉचमैन बोला, प्रीति जी ने जितने गुणगान करें उतना कम है, वो तो साक्षात देवी का रूप है। ये सुनते ही अभिमन्यु के मन में प्रीति का असल रूप दिखाई दिया। उसे प्रीति बिल्कुल काली की तरह नज़र आने लगी। लंबे बाल, आँखों पे अंगारे, लाल जीभ और उसके हाथों में अभिमन्यु का कटा हुआ सिर। ये सब सोच अभिमन्यु को एक झटका सा लगा और वो बुद्ध बदलता हुआ बोला, वो चुड़ैल देवी का रूप कैसे हो सकती है। वॉचमैन ने ये बात सुन ली
वो असमंजस में आते हुए बोला, किसकी बात कर रहे हैं आप? अभिमन्यु बोला, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। अभिमन्यु वहाँ से निकलने को हुआ, तभी उसको बाहर से एक औरत की रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मास्टरनी जी, जल्दी बाहर आइए। अभिमन्यु चौंक कर स्कूल के गेट की तरफ बढ़ा और देखा कि एक 50 साल का आदमी और एक औरत के साथ स्कूल तरफ आ रहा था, और औरत ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। आदमी चिल्लाकर बोला, मास्टरनी जी, कहाँ हैं आप? स्कूल का वॉचमैन उन लोगों को पहचानता था। वो भागकर उस आदमी के पास गया और हड़बड़ाहट में बोला, क्या हुआ टीका, क्यों चिल्ला रहे हो? टीका जल्दी वॉचमैन से बोला, जल्दी से मास्टरनी को बुला लो, नहीं तो ये नहीं बचेगी। अभिमन्यु ने हैरानी में पूछा, कौन नहीं बचेगी? तभी प्रीति वहाँ आ गई और अभिमन्यु को अपने स्कूल में देखकर उसका मुंह बन गया। उसने अभिमन्यु को गुस्से से देखा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। प्रीति ने टीका के पास जाकर पूछा, क्या बात है टीका जी, क्या हुआ? टीका की घरवाली रोते हुए बोली, मास्टरनी जी, मेरी बेटिया गुड़िया, उसे कुछ हो गया है। ये सुनकर प्रीति चौंक सी गई और वॉचमैन से बोली, जल्दी से जाकर मेरे कमरे में से मेडिसिन बॉक्स लेकर आओ। वॉचमैन दौड़कर अंदर गया और कुछ ही पलों में मेडिसिन का बॉक्स लेकर आ गया। प्रीति वो मेडिसिन बॉक्स अपने साथ लेकर टीका के और उसके घरवाले के साथ रूम में निकल गई। अभिमन्यु ने कुछ सोचा, फिर भी वो प्रीति के पीछे पीछे चल दिया। टीका का घर स्कूल से बहुत दूर नहीं था। सब लोग जल्दी जल्दी उसके घर पहुँचे। टीका ने उसके घर में उसकी बेटी गुड़िया बिस्तर पर लेटी हुई थी और पेट में बेचैनी के कारण करा रही थी। उसे बहुत सारी उल्टियाँ भी हो रही थीं और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। प्रीति ने गुड़िया की हालत देखी और उसके माथे पर हाथ लगाया तो महसूस हुआ कि गुड़िया को तेज़ बुखार है। प्रीति ने टीका और उसकी घरवाली से पूछा, गुड़िया ने कुछ गलत तो नहीं खाया था? कुछ पल सोचा। टीका की घरवाली बोली, गुड़िया ने बाहर के समोसे खाए थे। प्रीति समझ गई थी समोसा कई दिन पुराने होंगे या फिर अशुद्ध रूप से बनाए गए होंगे और इसकी वजह से इसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। प्रीति टीका और उसके घर वालों से थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, कितनी बार समझाया है, किसी भी सड़क की दुकान से कुछ नहीं खाना चाहिए। पता नहीं कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं और कितने दिन पहले आलू उबाल कर रखते हैं। इन सब चीज़ों से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अभी चिंता की कोई बात नहीं है, मैं दवाई दे रही हूँ। ये 3 दिन की है और ORS का घोल है, इसे पिला देना, जल्दी ठीक हो जाएगी। प्रीति ने उनको दवाई दे दी और फिर गुड़िया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। टीका उसकी तारीफ करते हुए बोला, प्रीति जी, सच में आप देवी हो, आप नहीं होती तो आज मेरी बच्ची का पता नहीं क्या हो जाता। प्रीति शर्मिंदा होकर बोली, अरे नहीं टीका जी, ऐसा मत कहिए, पर हाँ, आगे से इसके खाने पीने का ध्यान रखिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। ये कहकर प्रीति वहाँ से निकल गई। अभिमन्यु चुपचाप दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसे हैरानी थी इस बात की कि प्रीति के गुणगान गाँव वाले सभी करते हैं, देवी कहकर पुकारते हैं, लेकिन उसकी असलियत सिर्फ अभिमन्यु को पता थी। प्रीति के 2 रूप थे, एक जो गाँव वालों को दिखाती थी और दूसरा जो अभिमन्यु देख चुका था और उसी रूप में अभिमन्यु को गहरी चोट पहुंचाई थी। जब अभिमन्यु घर पहुंचा तब तक 5 बज गए थे। आज के दिन भर के काम से वो थक चुका था, उसे बहुत प्यास लग रही थी और उसके कमरे में पानी तक नहीं था। अभिमन्यु का मन नहीं कर रहा था कि वो फिर बाहर जाकर पानी लाए। तभी दीनदयाल कमरे में आया। दीनदयाल के हाथ में एक भारी सा बैग था, वो भी थका हारा दिख रहा था। पूरा दिन बलिया के चक्किया सफ़र करके दीनदयाल थकी आवाज़ में बोला, सर जी, मैं सारे एविडेंस ले आया हूँ, जो उनके पास थे सब लेकर आया हूँ। अभिमन्यु थोड़ा खुश होते हुए बोला, गुड वर्क दीनदयाल। दीनदयाल को खुद पर गर्व महसूस हुआ और उसने हल्का सा महसूस करा दिया। अभिमन्यु फिर बोला, बस एक आखिरी काम कर दो, फिर इससे केस को अच्छे से पढ़ लेंगे। दीनदयाल बोला, क्या काम करना है सर? अभिमन्यु बोला, पानी ख़त्म हो गया है, प्लीज़ प्रीति के घर से पानी लेकर आओ। मैं खुद चला जाता, लेकिन तुम जानते ही हो वो मेरी लड़की मेरा मूड ख़राब कर देती है और मैं नहीं चाहता, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से इस केस पर फोकस करना चाहता हूँ। दीनदयाल बिल्कुल भी किसी के मुंह लगने के मूड में नहीं था। पूरा दिन धूप में घूमकर उसका सिर दर्द हो रहा था। दीनदयाल लगभग मिन्नत करने पर वाले अंदाज में बोला, सर प्लीज़ आप ही जाओ, प्रीति जी कब कौन सी बात पर भड़क जाएं पता नहीं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी आप तो हमेशा किसी अंगारे की तरह बरसती रहती हैं।
अभिमन्यु उसको गुस्से में देखते हुए बोला, दीनदयाल इसका क्या मतलब होगा? अब तो तुम ही जाओगे और पानी लेकर आओगे। दीनदयाल भी सख्त आवाज़ में बोला, एक शर्त पर, आपको मेरे पीछे रहना होगा। मैं अब उनकी डांट से बहुत डरता हूँ। अभिमन्यु के पास दूसरा विकल्प नहीं था, उसे ना चाहते हुए दीनदयाल के साथ जाना पड़ा। अभिमन्यु और दीनदयाल अब प्रीति घर के बाहर आए और दीनदयाल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए घर की कुंडी खटखटाई। कुछ ही पलों में प्रीति ने दरवाज़ा खोला और उसे देख अचानक से दीनदयाल की चीख निकल गई। प्रीति ने अपने चेहरे पर फेस पैक लगा रखा था, वो थोड़ी डरावनी लग रही थी। अभिमन्यु को प्रीति का चेहरा देखकर हंसी आ गई और वो बोला अपने आप से, यही है इसका असली चेहरा, चुड़ैल। प्रीति दीनदयाल को देख रूखे अंदाज में बोली, क्या चाहिए? दीनदयाल हिचकिचाते हुए बोला, प्रीति जी पानी पीने का पानी चाहिए था, मिलेगा? प्रीति एक तरफ इशारा करते हुए बोली, यहाँ अंदर एक नल है, यहीं से भरना होगा, लेकिन एक पाइप ले आना और फिर भरना। मैं इस लफंगे को अपने घर के अंदर नहीं रखने दूंगी। अभिमन्यु को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत बोला, लफंगा किसको कहा? ये सुनते ही प्रीति बोली, यहाँ एक ही लफंगा नज़र आ रहा है मुझे। दीनदयाल ये सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाया, लेकिन तुरंत ही उसने अपनी हंसी संभाल ली। अभिमन्यु चिल्लाकर बोला, लोग तुम्हें क्यों देवी बुलाते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। उन्हें देखना चाहिए कि एक प्यासे आदमी को तुम तक पानी नहीं पिला सकती हो, काहे की देवी हो तुम? प्रीति को ये बात बहुत चुभ गई और वो बोली, ऊँची आवाज़ में बोली, पानी पीना है ना तुम्हें? रुको अभी लाती हूँ। यह कहकर प्रीति झट से अंदर गई और थोड़ी देर बाद एक बाल्टी लेकर आई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्रीति ने तुरंत ही पानी की बाल्टी उठाकर अभिमन्यु के ऊपर फेंक दी और कठोर स्वर में बोली, प्यास बुझी ना और पीना है पानी? अभिमन्यु पूरी तरह से भीग गया। वो गुस्से से दांत पीसते हुए प्रीति को देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि प्रीति की जान ले ले, लेकिन ये ख्याल वो मन में समेट कर रह गया। तभी प्रीति ने अभिमन्यु के मुंह पर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। ये देखकर ऐसा लगा जैसे अभिमन्यु के चेहरे पर जम के एक थप्पड़ जड़ दिया हो। अभिमन्यु खींचते हुए अपने कमरे में लौट आया और एक टॉवल से वो अपने गीले बाल सुखाने लगा। उसने अपने गुस्से को शांत कर लिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि प्रीति के मुंह लग कर कोई फ़ायदा नहीं था। दीनदयाल अभिमन्यु को देखकर बोला, सर आपने तो सिर्फ पानी मांगा था, प्रीति जी ने तो पूरा नहला डाला। ये सुनकर अभिमन्यु ने उसे घूर कर देखा और दीनदयाल माहौल को समझते हुए चुप हो गया। कुछ सोच अभिमन्यु बोला, मुझे फालतू लोगों और उनकी हरकतों से कोई मतलब नहीं और ना ही तुम्हें होना चाहिए। अब बात होगी तो सिर्फ इन मर्डर केस की, समझे दीनदयाल? और हाँ, मैं अपना सिर दीनदयाल ने अपना हाँ में सिर हिलाया। अभिमन्यु टेबल के पास रखे सील्ड पैक के पास गया, जिसने उस पर लिखा था एविडेंस। अभिमन्यु ने हाथों में ग्लव्स पहने और उस तरह से एक पैकेट उठाया और उसे खोला। उसमें कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई दी। उस पैकेट में ये 3 छोटे सील्ड पैक थे। अभिमन्यु ने एक पैक खोला और देखा कि उसमें सिंदूर की डिब्बी थी, दूसरे पैक में लाल चूड़ियाँ और तीसरे में सिकड़ा हुआ नींबू था। अभिमन्यु ने ये सब चीज़ें देखा, हैरानी से देखी। दीनदयाल उन सब चीज़ों को देखते हुए बोला, इन सब चीज़ों को देखकर क्या लगता है आपको? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कमरे में चलने लगा। वो अपने दिमाग को हर तरफ दौड़ाने लगा। वो कुछ सोचकर बोला, आज जितनी भी पूछताछ हुई उन सब में एक बात कॉमन है, और वो है कि दोनों मरने वाले लोग घर के बाहर थे और किसी न किसी काम से अपने घर लौट रहे थे। दीनदयाल उत्सुकतावश बोला, पर इससे क्या साबित हुआ सर? अभिमन्यु कुछ अंदाज़ा लगाते हुए बोला, कातिल को ये बात मालूम थी कि वो लोग घर के बाहर थे, यानी कातिल उन दोनों पर कड़ी नज़र रखे हुआ था। दीनदयाल ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोला, लेकिन सर ये चूड़ी, सिंदूर और नींबू और फिर दोनों लाशों को साड़ी में लपेटना, दोनों लोगों को इतनी बेरहमी से आंखें नोच कर मारना, ये सब दीनदयाल बोलते बोलते रुक गया। अभिमन्यु उसे देखकर बोला, रुक क्यों गए? बोलो क्या बोल रहे थे? दीनदयाल बड़ी मुश्किल से हिचकिचाते हुए बोला, सर इतनी बेरहमी से तो सिर्फ एक डायन ही मार सकती है। एक बार फिर से दीनदयाल के मुंह से डायन का नाम सुन अभिमन्यु बुरी तरह से चढ़ गया और बोला, अरे अपनी बकवास बंद करो, अपना दिमाग खोलो दीनदयाल। ये सोचो कि इन मर्डर्स
केस के पीछे एक सीरियल किलर का भी तो हाथ हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पहले 2 मर्डर्स और 2 महीने पहले एक और मर्डर, मतलब अब तक 3 मर्डर्स, सब एक जैसे ही 100% सीरियल किलिंग्स है ये कोई एक आदमी ही कर रहा है। दीनदयाल परेशान सब बोला, फिर मर्डर्स करके ये सिंदूर, चूड़ी और नींबू क्यों रखे गए, इसका क्या मतलब हुआ। अभिमन्यु अब एक आखिरी एविडेंस की बैग की तरफ बढ़ा। ये बैग थोड़ा बड़ा था। अभिमन्यु ने उस बैग को खोला और जैसे ही उसकी नज़र एक बैग के अंदर के सामान पर पड़ी, उसकी आंखें खुल गईं। उसके आश्चर्य का पारा आसमान चढ़ गया। ऐसा देख लिया था कि अभिमन्यु ने उस एविडेंस के बैग में और इन सब अजीब सी चीज़ों का क्या मतलब था जो लाशों के पास मिली थी। डायन की दहशत के इस खौफनाक से जुड़े रहिए। कहानी चकिया की डायन के अगले भाग में सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि ऐप पर। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, दुश्मनों को भी डराएं, पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।